क्या मोदी सरकार गिर जाएगी? क्या डिलिमिटेशन और संविधान संशोधन की तैयारी ने विपक्ष की चिंता बढ़ा दी है? नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा तेजी से फैल रही है। क्या मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल को केवल पूरा ही नहीं करेगी, बल्कि देश की राजनीति का पूरा ढांचा बदलने वाले फैसले लेने जा रही है? क्या लोकसभा सीटों का डिलिमिटेशन होने वाला है? क्या सांसदों की संख्या बढ़ाई जाएगी? क्या सरकार 363 यानी 363 या उससे अधिक सांसदों का समर्थन जुटाकर बड़े संवैधानिक संशोधन की तैयारी कर रही है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इससे पहले ही मोदी सरकार गिर सकती है, या विपक्ष की सारी उम्मीदें केवल राजनीतिक अटकलें हैं? आज इस वीडियो में मैं केवल राजनीतिक विश्लेषण करूंगा। ये प्रथम भाग है। ज्योतिषी विश्लेषण मैं वीडियो के अगले भाग में करूंगा। यानी इस वीडियो का पार्ट 2 ज्योतिषीय आकलन के तौर पे आपके सामने लेकर आऊंगा। तो यहां सिर्फ राजनीतिक विश्लेषण करूंगा। क्या वास्तव में सरकार गिरने की संभावना है? सबसे पहले राजनीतिक यथार्थ को समझना आवश्यक है। आज की तारीख में संसद के भीतर ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि केंद्र सरकार तत्काल गिरने की स्थिति में है। सरकार गठबंधन एनडीए के आधार पर चल रही है और गठबंधन की राजनीति में सहयोगी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। यदि किसी सरकार को गिरना होता है तो सामान्यतः 4 परिस्थितियां बनती हैं। सहयोगी दल समर्थन वापस ले ले, सरकार लोकसभा में बहुमत खो दे, बड़े पैमाने पर राजनीतिक विद्रोह हो जाए, या प्रधानमंत्री स्वयं चुनाव कराने का निर्णय ले। फिलहाल इनमें से किसी भी संभावना के ठोस प्रमाण सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देते। राजनीति, अफवाहें और राजनीतिक वास्तविकता 2 अलग-अलग बातें होती हैं। फिर ऐसी चर्चाएं क्यों तेज हैं? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है डिलिमिटेशन। दूसरा कारण है लोकसभा सीटों की संभावित संख्या बढ़ाने की चर्चा। तीसरा कारण है महिला आरक्षण को लागू करने के लिए सीट विस्तार की संभावना है। हाल के समय में सरकार के स्तर पर सीट विस्तार और उससे जुड़े संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा की खबरें सामने आई हैं। साथ ही राजनीतिक दल भी संभावित डिलिमिटेशन के प्रभावों पर खुलकर बयान दे रहे हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स में यह समाचार भी आया था। डिलिमिटेशन आखिर इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? भारत में जनसंख्या के आधार पर संसदीय क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाता है, लेकिन कई दशकों तक इसे स्थगित रखा गया था। पहली सरसरी तौर पे या सरसरी नजर से अगर आप देखें तो डिलिमिटेशन करना कोई गैर कानूनी काम नहीं है, और यदि वास्तव में भविष्य में व्यापक डिलिमिटेशन होता है तो कुछ राज्यों में लोकसभा सीटें काफी बढ़ सकती हैं, जबकि कुछ राज्यों का प्रतिनिधित्व प्रतिशत के हिसाब से घट सकता है। यही कारण है कि दक्षिण भारत के कई राजनीतिक दल पहले से इस विषय पर चिंता व्यक्त करते रहे हैं। उन्हें लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों का राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है, जबकि अधिक जनसंख्या वाले राज्यों का प्रभाव बढ़ सकता है। यहीं से राजनीति शुरू होती है। क्या सांसदों की संख्या वास्तव में बढ़ सकती है? राजनीतिक चर्चा का सबसे बड़ा विषय यही है। यदि संसद की कुल सीटें बढ़ती हैं तो 2 बड़े परिणाम सामने आ सकते हैं। पहला, महिला आरक्षण लागू करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है क्योंकि नई सीटें बनाई जा सकती हैं। दूसरा, भविष्य की चुनावी रणनीति पूरी तरह बदल जाएगी।
हाल की रिपोर्टों में यह चर्चा सामने आई है कि सीटों के विस्तार के माध्यम से महिला आरक्षण को लागू करने का विकल्प गंभीरता से विचाराधीन है। 363 सांसदों की चर्चा क्यों हो रही है? ये संख्या इसलिए चर्चा में है क्योंकि संविधान के कुछ संशोधनों के लिए संसद में विशेष बहुमत आवश्यक होता है। लेकिन यहां एक बात स्पष्ट समझनी चाहिए, 363 केवल राजनीतिक चर्चाओं में प्रयुक्त एक अनुमानित आंकड़ा है। हर संवैधानिक संशोधन के लिए एक जैसी प्रक्रिया नहीं होती। कुछ संशोधनों के लिए केवल संसद का विशेष बहुमत पर्याप्त होता है, जबकि संघीय ढांचे से जुड़े संशोधनों के लिए आधे से अधिक राज्यों की भी स्वीकृति आवश्यक होती है। इसलिए केवल सांसदों की संख्या बढ़ जाना अपने आप सभी प्रकार के संवैधानिक संशोधन सुनिश्चित नहीं कर देता। विपक्ष की चिंता क्या है? विपक्ष की चिंता केवल वर्तमान सरकार नहीं है, चिंता अगले 10 या 20 वर्षों की राजनीति को लेकर है। यदि सीटों का नया वितरण होता है, महिला आरक्षण लागू होता है और भाजपा भविष्य के चुनावों में भी मजबूत स्थिति बनाए रखती है, तो विपक्ष के लिए सत्ता में वापसी और कठिन हो सकती है। यही कारण है कि आज विपक्ष केवल वर्तमान चुनाव नहीं बल्कि भविष्य की चुनावी संरचना को लेकर भी चिंतित दिखाई देता है। क्या बीजेपी वास्तव में 2047 तक सत्ता में रह सकती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अक्सर कहती है कि वह 2047 तक 2047 तक सत्ता में रहेगी। बीजेपी कई मंचों पर विकसित भारत 2047 की बात करती रहती है। राजनीतिक विरोधी इसे दीर्घकालीन सत्ता रणनीति के रूप में भी देखते हैं, लेकिन लोकतंत्र में किसी भी दल का भविष्य केवल उसके दावे से तय नहीं होता। इसके लिए हर चुनाव जीतना होगा, जनता का समर्थन बनाए रखना होगा, सहयोगी दलों को साथ रखना होगा, आर्थिक प्रदर्शन मजबूत रखना होगा, रोजगार, महंगाई, राष्ट्रीय सुरक्षा और शासन की गुणवत्ता लगातार संतुलित रखनी होगी। इसलिए 2047 तक सत्ता में बने रहने का दावा राजनीतिक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन उसकी सफलता का निर्णय अंततः मतदाता करेंगे। क्या विपक्ष अभी कमजोर दिखाई देता है? वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में विपक्ष कई राज्यों में अलग अलग रणनीतियों पर चलता दिखाई देता है। कई मुद्दों पर विपक्ष एकजुट होता है, लेकिन चुनाव आते आते क्षेत्रीय हित राष्ट्रीय राजनीति पर भारी पड़ जाते हैं। दूसरी ओर एनडीए लगातार अपने गठबंधन को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है और हाल के संसदीय घटनाक्रमों ने उसकी स्थिति को पहले की तुलना में अधिक मजबूत बना दिया है। क्या सरकार गिर सकती है? राजनीति में कभी नहीं कहा जा सकता। यदि सहयोगी दल अलग हो जाए, बड़ा राजनीतिक संकट उत्पन्न हो या अप्रत्याशित परिस्थितियां बन जाएं, तो किसी भी सरकार की स्थिति बदल सकती है। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए केवल अफवाहों के आधार पर यह कहना कि मोदी सरकार शीघ्र गिरने वाली है, तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं होगा। राजनीतिक विश्लेषण उपलब्ध संकेतों और संसदीय गणित पर आधारित होना चाहिए, केवल चर्चाओं पर नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, अब तक मैंने केवल राजनीतिक विश्लेषण किया है, लेकिन राजनीति केवल गणित से नहीं चलती। कई बार समय, परिस्थितियां और घटनाक्रम बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़ ले लेते हैं। अब मैं आपको ज्योतिषी दृष्टि से बताऊंगा कि मोदी सरकार की वास्तविक स्थिति क्या बन रही है। क्या ग्रह सत्ता परिवर्तन का संकेत दे रहे हैं? क्या डिलिमिटेशन और संविधान संशोधन वास्तव में संभव होगा? क्या विपक्ष वापसी कर पाएगा या भाजपा और मजबूत होगी? इसका विस्तृत ज्योतिषी विश्लेषण मैं अगले भाग में लेकर आ रहा हूं आप सबके लिए, और अगला भाग जो होगा इस वीडियो से बड़ा होगा, क्योंकि वहां
मैं भारतीय जनता पार्टी की कुंडली, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, कांग्रेस की कुंडली, राहुल गांधी की कुंडली और 2024 में शपथ ग्रहण की कुंडली, यानी जब शपथ ग्रहण ली थी 2024 में बीजेपी सरकार ने और मोदी जी ने, उस वक्त की शपथ ग्रहण की कुंडली को भी मैं आधार बनाकर एक साथ विश्लेषण आपके सामने रखूंगा। तो अगला पार्ट जरूर देखिएगा। अगला पार्ट मैक्सिमम मैं जहां तक समझता हूं अगले 3-4 दिन में आप तक ले आऊंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे तैयारी करनी होगी, कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे ताकि बोलते वक्त मुझसे मिस्टेक ना हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें।